सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि सभी आप स्वस्थ होंगे, है ना। चलो ठीक है। एक कमेंट आया था मोटिवेशनल वीडियो के बारे में कि आपने अभी तक मोटिवेशनल वीडियो डाला नहीं है। तो मतलब मैं तो बीच बीच में ऐसी बातें कहता रहता हूं जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले। फिर भी यदि आप इन टर्म्स ऑफ स्टडी कोई बात सुनना चाहते हैं तो उसके लिए एक सीधी और सिंपल सी बात है कि इन टर्म्स ऑफ स्टडी यदि हमें कोई टारगेट अचीव करना हो, देखिए मोटिवेशन जो है वो सेल्फ मेड होता है, हमारे द्वारा उसको अचीव किया जा सकता है, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम उसको अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो उसके लिए स्टडी के अंदर यदि हमें कोई टारगेट अचीव करना हो तो सबसे पहले हमें वो टारगेट जो है वो फिक्स करना पड़ता है कि हमें उस मार्क तक पहुंचना है। क्लियर। अब उस मार्क तक पहुंचने के लिए फिर हमें कुछ प्रोसेस जो है वो हमारे डेली रूटीन में या हमारी लाइफ में अप्लाई भी करनी पड़ती है। अब जरूरी नहीं है कि वो सारी जो प्रोसेस होती है उस ड्यूरिंग में वो सारी इजी हो, कुछ हार्ड भी हो सकती है, कुछ ऐसी भी हो सकती है जो हम लाइक नहीं करते। लेकिन यदि हमें उस टारगेट तक पहुंचना है तो फिर हमें उनको अपनी डेली लाइफ में या हमारे बिहेवियर में अप्लाई करना ही पड़ेगा, या चाहे हम उनको पसंद करें या नहीं करें। एक छोटी सी स्टोरी है। इस समय आप रामायण और महाभारत आप देख ही रहे हैं। तो पांडव और कौरव जब स्टडी करते थे, मतलब आश्रम में जब वो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, तो उनके जो टीचर थे कौन थे? पांडव और कौरव के टीचर कौन थे? द्रोणाचार्य। करेक्ट। उन्होंने थोड़े दिन उनको एजुकेशन देने के बाद में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, मतलब उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि कौन कौन कितना कितना सीख रहे हैं। और टेस्ट जरूरी भी है जिससे ये पता लगे कि कौन कितना लर्न कर रहा है, सीख रहा है, जिससे कि उसमें इंप्रूवमेंट होने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज किए जा सके। तो वो उनको एक जंगल में ले गए। अब आपको ये भी पता है कि जो अर्जुन था वो उनका फेवरेट स्टूडेंट था, मतलब प्रिय शिष्य था, और उसको वो पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा जो आर्चर है, जोफ्रा आर्चर नहीं, इंग्लैंड का बॉलर है जोफ्रा आर्चर, वो नहीं, धनुर्धारी बनाना चाहते थे कि इसके इक्वल कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो या ऐसा कोई वॉरियर नहीं हो जो इस जितना मतलब अच्छा धनुष चला सके। तो वो अपने सभी शिष्यों को, 100 कौरव थे, 5 पांडव थे, तो उनको लेके जंगल में चले गए। उन्होंने वहां पे एक मतलब लकड़ी की जो चिड़िया है, वुडन स्पैरो, वो एक पेड़ पे रखी दूर, और सभी को, जितने भी 105 उनके जो डिसिपल थे, उन सभी को ये कहा कि आपका टेस्ट यही है कि जो सामने मतलब थोड़ी दूर था पेड़, उस पेड़ पे एक चिड़िया रखी हुई है और उस चिड़िया की आंख पे आपको निशाना लगाना। चिड़िया पे नहीं लगाना है, चिड़िया की जो आंख थी, मतलब आई ऑफ द स्पैरो, उसको हिट करना था। तो 1 by 1 सभी ने पार्टिसिपेट किया। अब जैसे जैसे एक एक बंदा आ रहा था, मतलब एक एक जो शिष्य आ रहे थे उनके, तो जैसे वो मतलब धनुष और तीर तैयार करता टारगेट को हिट करने के लिए, वो उससे पूछते कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उनका क्वेश्चन ये था कि आपको सामने जहां पे आप टारगेट को हिट करना चाहते हैं वहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो कोई कहता मेरे को पेड़ दिख रहा है, कोई कहता मेरे को चिड़िया दिख रही है, कोई कहता है मेरे को डालियां दिख रही है, मतलब शाखाएं, ब्रांचेज, कोई कह रहा है मेरे को फूल पत्तियां दिख रही है। तो फिर उन्होंने उनको मतलब एरो को छोड़ने की परमिशन नहीं दी। जैसे ही वो ये कहते मेरे को पेड़ दिख रहा है, बैक, वापस जाओ, आपको तीर चलाने की जरूरत नहीं है। इन द एंड मास्टर ऑफ आर्चरी अर्जुन का नंबर आया
जब वो रेडी हो गए टारगेट को हिट करने के लिए अर्जुन, तब द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्या दिखाई दे रहा। तो अर्जुन ने कहा कि फिलहाल मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे को केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। बस ये सेंटेंस जो है ना, वो अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी है। टारगेट क्या था? चिड़िया की आंख, आई ऑफ द स्पैरो। जो हिट करना चाहता है उसको दिखाई क्या दे रहा है? आई ऑफ द स्पैरो, चिड़िया की आंख। उसके आंख के आसपास क्या है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। हमारा टारगेट वो आंख है, तो हमें आंख ही दिखनी चाहिए, बाकी उसके आसपास जो चीजें हैं उन पे हमारा जो ध्यान है वो जाना नहीं चाहिए। और आंख पे ध्यान कब जाएगा, मतलब टारगेट पे हम अपने माइंड को कंसंट्रेट कब रख पाएंगे? जब हम अपने माइंड को डाइवर्ट होने से बचा लें। तो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं वो बहुत होती है, या हमें अपने टारगेट को अचीव करने के जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, बाधाएं जो होती हैं, वो भी बहुत होती है। लेकिन अचीव कोई भी व्यक्ति कब करवाता है टारगेट को? जब वो उन सभी ऑब्स्टेकल्स को, सभी उन माइंड डिस्ट्रक्टिव चीजों को इग्नोर करके टारगेट तक पहुंचने का प्रयास करता है, हार्डवर्क करता है, कंटिन्यूअसली ट्राई करता रहता है टारगेट को अचीव करने की, और अपने फोकस को केवल उसी टारगेट पे सेंटर रखता है। और कुछ भी हो रहा हो आसपास, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन एक ह्यूमन बीइंग के लिए ये है कि आप जो कर सकते हैं, मतलब एक ह्यूमन बीइंग पर्सनली, इंडिविजुअली जो कर सकता है, दूसरा और कोई नहीं कर सकता। जैसे जो आप देख रहे हैं, तो आप जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी और आपकी क्वालिटी जो है वो अलग अलग है। जो मैं कर सकता हूं वो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जैसा एक सिंगल ह्यूमन बीइंग जैसा पूरे वर्ल्ड में केवल वही है। उसके अंदर जो क्वालिटीज पाई जाती है वो उसी के अंदर है, किसी दूसरे मनुष्य में नहीं है। 100 में से 99 दूसरे में मिल सकती है, लेकिन एक स्पेशल क्वालिटी उसके अंदर ऐसी होगी जो पूरी की पूरी 9 अरब के आसपास जो जनसंख्या है पूरे विश्व में, वो उनमें किसी में नहीं होगी। तो आप में भी वो एक क्वालिटी है जो आपको पूरी जनसंख्या से, पूरी उस भीड़ भाड़ से अलग करती है। तो आप स्पेशल हैं, आपके अंदर वो एक स्पेशल क्वालिटी है। मोर देन वन भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जरूरत है कि आप अपनी उस स्पेशल क्वालिटी को आइडेंटिफाई करें, उसको अपने अंदर खोजें, और उस क्वालिटी का मैक्सिमम यूज जो है वो अपने वेलफेयर के लिए और दूसरों के वेलफेयर के लिए करें। और ध्यान अपना वही रखें जहां पर हमें पहुंचना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दें। यदि कंसंट्रेशन लैप्स हो गया तो टारगेट अचीव करना डिफिकल्ट तो है ही है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जैसे केवल आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं। और आपके अंदर एक वो डिवाइन क्वालिटी, एक स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है जो पूरी विश्व की जनसंख्या में और किसी के पास नहीं। एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, वो और किसी के पास नहीं है, वो केवल आपके पास ही एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए उस क्वालिटी की हेल्प से आप जो कर सकते हैं वो दूसरा और कोई नहीं कर सकता है। मैं जो कर सकता हूं वो केवल मैं ही कर सकता हूं, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस बिलीव के साथ में आप अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश कीजिए, माइंड को फोकस करिए और आगे बढ़ते रहिए। ये आज का मोटिवेशन है आपके लिए। और जो भी मेरे द्वारा बात कही जाती है उसको ठंडे दिमाग से, बिल्कुल कूल माइंड से जब आप डीपली अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको हर बात में एक मोटिवेशन मिलेगा। तो अलग से किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं है।
मंजिल पर पहुंचने के लिए, हमें वहां तक पहुंचने के लिए जो अकॉर्डिंगली वर्क है, हार्ड वर्क है, जो भी प्रोसेसेस है उनको अप्लाई करना है। ये सरल सा नियम है सक्सेस को अचीव करने के लिए। बस इस सिंपल मंत्र को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, सारे काम ऑटोमेटिकली डन। सो डोंट वरी। चलिए आज का जो वीडियो है उसको अपन शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है और इसको हम रोक नहीं सकते हैं किसी भी वैल्यू के लिए। पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव और इसके 4 पार्ट्स या 4 टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो तक। आज हम 5th और 6th के बारे में देखेंगे। टाइम यदि ज्यादा नहीं होगा तो इससे आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इन 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, जो नाउन होती है हमारे पास में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक एक का अलग अलग या फिर बहुत सारे मतलब अलग अलग ग्रुप्स में यदि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें नाउन को, तो उसके लिए जो एडजेक्टिव काम में आते हैं वितरण करने के लिए या बांटने के लिए, जो एडजेक्टिव काम में आते हैं, विशेषण काम में आते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जो कि नाउन को सिंगली मतलब एक एक, सेपरेटली मतलब अलग अलग और सेपरेट लोड्स मतलब ज्यादा अलग अलग भागों में बांटने के लिए काम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो वर्ड है वो हमारे पास में प्रोनाउन में भी थे, तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव में फिर डिफरेंस कैसे पहचानेंगे अपन? दिक्कत यहां उत्पन्न होती है कि जब सेम वर्ड प्रोनाउन में भी था, सेम वर्ड एडजेक्टिव भी कहलाता है, तो फिर सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखे हैं आपको। एक है ईच स्टूडेंट्स कम्स रेगुलरली और दूसरा है ईच ऑफ द प्लेयर्स रिसीव्ड ए प्राइज। ठीक है, अब ये जो पहले वाला सेंटेंस का ईच है वो एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और ये जो दूसरे वाला ईच है दूसरे सेंटेंस का, वो एक प्रोनाउन। ठीक है, अब आप ये इसको शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि यदि नाउन से पहले ईच हो विदाउट ऑफ द, समझ रहे हैं मेरी बात को, या इनमें से कोई सा भी यदि इसके विदाउट या इसके बिना हो, तब तो वो जो ये इनमें से जो वर्ड होगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। और यदि ईच ऑफ द हो तब ये कहलाएगा प्रोनाउन। क्लियर? अरे समझ गए ना? इसमें ईच स्टूडेंट मतलब प्रत्येक विद्यार्थी और ईच ऑफ द प्लेयर्स मतलब खिलाड़ियों में से प्रत्येक। इसमें इंडिविजुअली सभी को इंडिकेट किया जा रहा है कि हर किसी खिलाड़ी को मतलब एक जो इंडिविजुअल प्लेयर है उसको प्राइज मिल गया। इसमें क्या है? ईच स्टूडेंट मतलब सभी विद्यार्थियों को क्या है? सभी विद्यार्थी जो है वो नियमित रूप से आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें सभी को डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई है। इसके अंदर जो है वो पर्सनली इंडिकेशन दिया जाता है प्रोनाउन के द्वारा, और इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नाउन को सिंगली मतलब सिंगल यूनिट के रूप में, सेपरेटली मतलब अलग अलग इकाइयों के रूप में, और बहुत सारी इकाइयों के रूप में। तो आप केवल इतना ध्यान रखिए कि यदि ईच के साथ में या किसी में भी साथ में ऑफ द लगा हुआ हो तो वो प्रोनाउन होगा, और यदि सिंगल वही वर्ड उस नाउन से पहले हो तो वो होगा एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव का नाम देखकर आप समझ गए होंगे कि ऐसे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के लिए काम में आते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए काम में कहाँ आएंगे? अब जब यदि हमें प्रश्न लिखना होगा तो हमने ये बार बार पढ़ा है, टेंस के ड्यूरिंग भी पढ़ा है कि प्रश्न जब बनता है कोई सेंटेंस, जब उसके स्टार्ट में या तो WH वर्ड हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो। तो ये 3 हमारे पास में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच, व्हाट, व्हिच। विशेष बात क्या है? विशेष बात ये है कि ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो प्रश्न पूछने के लिए तो काम में आते हैं, लेकिन इनके साथ में नाउन भी होता। क्लियर?
अब इसके अंदर आप एक स्पेशल चीज देख रहे हैं कि इसके अंदर हु नहीं है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इसमें हु और हुम नहीं है, क्योंकि यदि वो होगा तो फिर उसके साथ में नाउन नहीं होता, क्योंकि उसका आंसर जो होगा वो नाउन होगा। तो इसके लिए वो इसमें नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें यदि एडजेक्टिव वाला प्रश्न बनाना हो तो हमें नाउन को उसके साथ में लिखना कंपलसरी। देखिए कैसे। पहला सेंटेंस, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट। अब इसमें ये तो हो गया है एक वो WH वर्ड जो क्वेश्चन आस्क करता है, ये हो गया है एक नाउन। तो नाउन से पहले विच लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। दूसरा, जब आप सेंटेंस देखेंगे व्हाट इज योर नेम, तो ये WH वर्ड और ये क्या आ गई है, हेल्पिंग वर्ब, मतलब इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, तो ये जो है वो कहलाएगा फिर प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, प्रोनाउन, और वो भी कौन सा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन, व्हाट इसमें भी होता है, लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर होता है कि जो विच, व्हाट और हुज है, यदि ये किसी सेंटेंस में हो और इनके बाद में यदि कोई नाउन हो, जस्ट बाद में, तब तो ये कहलाएंगे एडजेक्टिव। और यदि इनके बाद में और हुम के बाद में नाउन नहीं हो और क्वेश्चन बना हुआ हो तो वो कहलाते हैं फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर, एनी डाउट्स? चलिए, नेक्स्ट जो इसका टाइप होता है वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स होते हैं, और इनको हिंदी में अपन कहते हैं कृदंत विशेषण। इनको हिंदी में कहा जाता है कृदंत विशेषण। और इनका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि नाउन से पहले या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, नाउन से पहले या तो क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, या फिर होगा मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आइदर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस नाउन और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन। तो ये जो दोनों होंगे, यदि ये तो नाउन ही कहलाएगा, ये जो नाउन इसके आगे है वो तो नाउन का नाउन ही रहेगा। इसके पहले जो ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है, ये जो है वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। और एडजेक्टिव भी कौन से कहलाएंगे, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। कैसे, पहला सेंटेंस आप देखिए, इसमें है आई सी ए रनिंग ट्रेन डेली। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और इसके बाद में ये रन जो है इसका आईएनजी फॉर्म, और फिर क्या आ गया, नाउन आ गया, वर्ब में आईएनजी। तो इस नाउन से पहले आईएनजी फॉर्म में वर्ब है, तो ये जो अब आईएनजी फॉर्म है वो एज ए एडजेक्टिव वर्क करेगी। तो मतलब ये सेंटेंस आपको दे दिया जाए और इसमें आपसे कहा जाए कि आप एडजेक्टिव ढूंढिए, और वो भी पार्टिसिपल एडजेक्टिव, तो आपके लिए पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो है वो क्या होगा, रनिंग होगा। क्या होगा, रनिंग, नाउन से पहले आईएनजी फॉर्म। क्लियर। दूसरा देखिए, इट इज ए ब्रोकन चेयर, ये नाउन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये जो ब्रोकन है वो आपके लिए फिर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, नाउन से पहले या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो या फिर मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो, तो वो जो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म है वो उस सेंटेंस में एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को स्पेसिफाई करता है। ये नाउन है ना। अब ये नाउन जो कुर्सी है वो क्या है, टूटी हुई है, तो ये स्पेसिफाइड कर रहा है कि कुर्सी जो है वो क्या हो गई है, टूट चुकी है। तो ये इसको स्पेसिफाई कर रहा है चेयर को, तो इसलिए इसको हम एज ए एडजेक्टिव भी स्पीक कर सकते हैं, या इसको एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। और कौन से टाइप का एडजेक्टिव होगा, पार्टिसिपल एडजेक्टिव होगा। इसमें ट्रेन जो है वो नाउन है, रनिंग का मतलब दौड़ती हुई, मतलब चलती हुई ट्रेन, तो इस ट्रेन की विशेषता ये बताता है कि वो रोजाना क्या देखता है, मूविंग ट्रेन देख रहा है, चलती हुई ट्रेन। तो इसलिए ये जो रनिंग है वो कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाता है। एट्थ इसका जो पार्ट है वो है नाउन एज एडजेक्टिव। ऐसी संज्ञाएं
जो संज्ञा होने के साथ साथ किसका भी काम करती है, एडजेक्टिव का भी काम करती है। मतलब नाउन तो है लेकिन एज ए एडजेक्टिव भी उस सेंटेंस में वर्क कर रही है। और ऐसी जो नाउन्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल सा रूल है, यदि किसी सेंटेंस में कंटिन्यूअसली दो नाउन यूज की गई है, यदि किसी सेंटेंस में कंटिन्यूअसली दो नाउन है तो जो पहले वाला नाउन होगा वो एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है, नाउन एज एडजेक्टिव के रूप में। जैसे जब दो नाउन्स एक साथ यूज होती है तो पहले वाली नाउन जो है वो एडजेक्टिव का कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए गोल्ड रिंग, मेरे पास नहीं है, ना गोल्ड है ना सिल्वर है, तो आप चिंता मत कीजिए। जस्ट एन एग्जाम्पल, आई हैव ए गोल्ड रिंग, तो रिंग जो है वो नाउन है, रिंग यानी अंगूठी, ये नाउन है, और गोल्ड यानी सोना ये भी नाउन है क्योंकि वस्तु का नाम है। तो ये जो पहले वाला जो नाउन होगा वो एज ए एडजेक्टिव काम होगा, और कौन से टाइप का होगा, नाउन एज एडजेक्टिव। इसके टाइप का ये एडजेक्टिव है। जब दो नाउन एक साथ यूज होती है तो जो पहले वाला नाउन होगा, पहले वाला, उसको एडजेक्टिव माना जाता है। क्यों माना जाता है? यहाँ पे ये नाउन है रिंग, रिंग यानी अंगूठी। अब अंगूठी कैसी है उसको स्पेसिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है, गोल्ड, मतलब सोने की है, तो स्पेसिफिकेशन किससे मिल रहा है, इस वर्ड से मिल रहा है। तो ये नाउन होने के साथ साथ किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का भी काम कर रही है। तो इसको नाउन एज एडजेक्टिव कहा जाता है। संज्ञा जो किसके रूप में है, एडजेक्टिव के रूप में है, तो नाउन ही, लेकिन काम किसका कर रही है, विशेषण का काम कर रही है, इसलिए इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ये हो गया है आज की क्लास का दी एंड। अब जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको रख सकते हैं। जितना मतलब मेरे द्वारा काम किया जा रहा है उसका जो रिजल्ट है फिलहाल मतलब उतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन आई होप फॉर द बेस्ट। मैं अच्छे की ही आशा कर रहा हूं कि आगे चलकर उसका जो रिटर्न है वो थोड़ा अच्छा मिले, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। मेरी सिर्फ यही कोशिश है कि ये जो खाली समय है उसका वो अच्छा इस्तेमाल कर सके। 10-15 मिनट 20 मिनट हम मतलब टीवी देखकर या मोबाइल पे गेम खेलकर या फिर इधर उधर के वीडियोस देखकर वेस्ट कर देते हैं, तो उससे अच्छा वो 10-20-30 मिनट हम कुछ यदि नया सीखने में खर्च करेंगे तो केवल और केवल बेनिफिट हमारा ही है, मतलब जो सीख रहा है उसका बेनिफिट। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कंप्लीट वीडियो को फिनिश करने की कोशिश कीजिए। एक बार में नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार में भी नहीं हो रहा तो तीसरी बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। और माइंड को, जब आपका माइंड मतलब स्टेबल हो और आपको ऐसा मन कर रहा हो कि अब मुझे सीखना है, तभी देखे, केवल टाइम पास के लिए नहीं देखे। वीडियो को आपको तभी देखना है जब आपका माइंड ये कह रहा हो कि चलो कुछ नया सीखते हैं, तभी देखें, क्योंकि तभी अंडरस्टैंड होगा। आप केवल ये टाइम पास के लिए देख रहे हैं कि चलो देख लेते हैं क्या होता है, तब कुछ नहीं होने वाला है। उससे अच्छा तो आप नहीं देखें तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बिना मन के या बिना माइंड को फोकस किए हुए यदि आप देखेंगे तो ये जो बनाने का जो मतलब एम है, उद्देश्य है, वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। See you soon in the next video with rest of 2 parts of types of adjectives. Till then, goodbye. See you soon.